हेलो स्टूडेंट्स। अपना कल की क्लास में एसएचएम करते हुए पार्टिकल की एनर्जी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो हमने ज़्यादातर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे, फिर नया टॉपिक हम चालू करेंगे। ठीक, तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि यदि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यूपी, वो क्या होती है आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन पोजीशन। जनरली अगर हमें कुछ भी नहीं दिया तो ये कितनी लेते हैं बेटा, जीरो। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी जनरली अगर कुछ भी नहीं दिया, मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं दी हुई है तो क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाली थी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ई के, ठीक है, वो कितनी दी होगी आपकी, हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमने किया था। इसके बाद हमने टोटल एनर्जी निकाली थी, टोटल एनर्जी। अब आप जानते हो बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को जोड़ को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप ऐसे कह सकते हो टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी से हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितनी आती है, हाफ के ए स्क्वायर आती है, जो आप क्या प्लस में अगर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन पर है तो आपको ये भी ऐड कर लेनी है, अगर नहीं है तो इसको क्या ले लेना, जीरो ले लेना। तो आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी जो हो गई वो कितनी हो गई बेटा, आपकी हो गई कितनी, हाफ के ए स्क्वायर, जो क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने इनसे रिलेटेड ग्राफ भी बनाए थे, तो आज थोड़ी चर्चा ग्राफ पर कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैं, ठीक है, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में ग्राफ बनाया था, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ था, आपको मैंने इसके बारे में जो पिछली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, अगर मीन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपकी, जीरो है। ठीक है, अगर मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है तो इस तरीके से होगा। तो और ठीक, और जो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो आपका इस तरीके से आएगा। ठीक, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ग्राफ दूसरी तरफ से बनाया था, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आपकी ये वाली है ना, ये टोटल एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या आपकी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी इक्वेशन क्या थी, हाफ ये एक्स स्क्वायर थी, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है जिसकी इक्वेशन क्या थी आपकी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये पोजीशन आपकी माइनस ए है, ये पोजीशन प्लस ए है। अब कभी कभी एग्जाम में से पिछली बार ही इस एक पेपर में आईआईटी में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वह स्थिति बताइए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो, सेम हो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो, दोनों सेम हो। ठीक है, तो बेटा आप देख रहे हो ग्राफ से कि ये वो पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू करूं, क्योंकि आपकी एनर्जी लाइन इधर है, इधर आपकी एनर्जी है, कोई सी एनर्जी आप डिफाइन की वो ये है, और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्स। ठीक है, तो ये वो पोजीशन है जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या सेम है। इसी तरीके ये वाला वो पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आपकी सेम है। तो बेटा मुझे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं।
अब आपको पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें लिखी हुई है हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू रखोगे, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो बेटा आपका ये कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू कितना गया ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से ऑन सॉल्विंग x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस ए बाई रूट। तो आपका आंसर क्या होगा कि वो स्थिति कौन सी होगी माइनस ए बाई रूट प्लस ए बाई रूट। तो अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट इसकी आपको वैल्यू बताऊं तो ये कितनी होगी आपकी माइनस ए बाई रूट 2 स्थिति होगी और ये वाली आपकी प्लस ए बाई रूट 2 स्थिति होगी। तो इस पॉइंट के संगत दोनों एनर्जी क्या होंगी सेम होंगी। तो इसका मतलब आपको पता है कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कितनी है हाफ के ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल किसके हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी ये होती है, पर दोनों इक्वल है। तो अगर ये एनर्जी ई है और ये कितनी है ई है, तो 2E बराबर कितनी आ गई आपकी, तो आपकी जो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हमसे कहा जाए कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बेटा कितनी आएगी इसकी हाफ, तो हाफ 1/4 के ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 1/4 के ए स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/4 के ए स्क्वायर। ठीक, चलो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपसे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, आप स्टेटमेंट बोलो आप नोट करना। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट पर जो मैक्सिमम फोर्स है, जो मैक्सिमम फोर्स है वो आपका मान लीजिए मैक्सिमम फोर्स 100 न्यूटन। एसएचएम करते हो पार्टिकल पर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो कितना लग सकता है 100 न्यूटन। तो आपसे कहा गया कि उस पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट कीजिए। आपको क्या करना फोर्स कैलकुलेट करना उस पॉइंट जिस पॉइंट पर क्या हो, जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू की क्या हो आधी हो, अपनी मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो। ठीक है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो बेटा आधी हो। अब आप बता काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है हाफ के स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हाफ के स्क्वायर। तो दोनों अपने मैक्सिमम की आधी कब होंगी। ठीक है, आपको बता कौन सी स्थिति पर कब होंगी जब दोनों वैल्यू क्या हो सेम है। ठीक है, तो आपको फोर्स निकालना है। तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन जब आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर और ठीक है और आपकी मैकेनिकल एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो आधी हो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हाफ के स्क्वायर, तो आधी कितनी होगी बेटा आप निकाल सकते हो 1/4 के ए स्क्वायर। आधी कितनी होगी 1/4 के ए स्क्वायर। तो यहाँ से के से के कैंसिल, तो या 1/2 से ठीक है और 1/2 से 2 टाइम्स, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई वही प्लस माइनस a बाई रूट 2। तो आप कह सकते हो कि वो स्थिति जहां पर पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो और काइनेटिक एनर्जी अपनी वैल्यू की आधी हो, तो वो कौन सी है x a बाई रूट 2। या जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम हो ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये वो पोजीशन होगी जहां पर ऐसा हो। तो आपसे इस पोजीशन पर क्या पूछा फोर्स पूछा, क्या पूछा फोर्स की इस पोजीशन पर फोर्स वैल्यू क्या होगी। अब बेटा आपको पता है कि एसएचएम करते हो पार्टिकल में जो फोर्स था वो कितना होता है माइनस के एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मैग्नीट्यूड में, तो एफ मैक्सिमम कितना होगा एक्स का मैक्सिमम, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ए, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा आपका के ए, जो आपको कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन। और आपसे किस पोजीशन पे फोर्स पूछा है ए बाई रूट 2 पर। तो एफ किसी तो एफ की वैल्यू निकालने का आप ए बाई रूट 2 पर कितनी आएगी बेटा के मैग्नीट्यूड बता रहा हूं के और एक्स की वैल्यू कितनी है ए बाई रूट 2। ठीक है, तो के ए बाई रूट 2 आप यहां पर रखें। अब के ए बाई रूट 2 और के ए कितना आपका 100 बाई रूट 2, तो ये कितना आ गया आपका 50 रूट 2 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछोगे सुनना कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की टोटल एनर्जी 100 जूल है। टोटल एनर्जी कितनी 100 जूल। तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी।
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। एसएचएम करते हुए पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी 100 जूल है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सोचना है और यहां तक कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है उसे नोट कीजिए। हम आगे यहाँ पर देखो, जैसे आपको एनर्जी ग्राफ दिए हुए हैं। अब जैसे आप बेटा आपको मैंने बताइए काइनेटिक एनर्जी होती है टाइम के पद में, ठीक है। वो क्या होती है, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की 1/2 ka² cos स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/2 ka² sin स्क्वायर ओमेगा टी। कुछ इस तरीके से हमने निकाल, ठीक है ना। तो बेटा एक चीज देखो आप यहां से, तो अगर मैं cos स्क्वायर ओमेगा टी को ओपन करता हूं तो cos स्क्वायर ओमेगा टी कर सकता मैं 1 + cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, जब 2 मैंने डिवाइड में 2 इधर लिख दिया, 2 × 2 क्या हुआ आपका 4। इस तरीके से sin स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं मैं 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, तो यहां पे आ गया 4। अब कभी-कभी आईआईटी मेन में या कहीं से ऐसे इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की जो आवृत्ति है वो ओमेगा है। कौन सी आवृत्ति कितनी है, ओमेगा है। तो बताओ उस पार्टिकल की गतिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कौन, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी। मतलब क्वेश्चन मेरा क्या है, दोबारा सुनो, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए आपकी ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी आपकी एफ है, ठीक है। और तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपको बताना होगा। तो आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आ रही है 2 ओमेगा, पोटेंशियल एनर्जी की कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, और एसएचएम करते हैं पार्टिकल को क्या होती है a sin ओमेगा टी। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी f है तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2f, और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2f। और थोड़ा सा इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं बेटा, थोड़ा सा मैंने आपको ऐड किया। अब देखो इधर देखो, आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आपकी ये मीन पोजीशन हो गई, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है -a वाली, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है +a वाली, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैं मीन पोजीशन बात करूं माध्य स्थिति पर, तो बेटा बताओ माध्य स्थिति पर अगर मैं किसकी बात करता हूं, गतिज ऊर्जा की बात, तो माध्य स्थिति पर आपको पता वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, माध्य स्थिति वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी मैक्सिमम, तो यहाँ पे k क्या होगी मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, ठीक है। इस जगह भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या यहाँ पे 0, ठीक है। तो बेटा आपसे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो यहां से यहां तक जाने पर देखो क्या हो रहा है, जब मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं तो क्या हो जाए यहां से यहां तक जाने पर, ठीक है, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक क्या 0, तो काइनेटिक एनर्जी घटती हुई जा रही और जा रही है। और यहां से यहां तक जब वापस आते हैं तो वापस आने में क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी घट रही है, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो मैक्सिमम मिनिमम फिर आपकी मिनिमम से फिर मैक्सिमम, ठीक है। एक बार इस तरीके से, अब मैं यहां पर देखो बेटा, इधर देखो यहां पे यहां से यहां तक जाने पर, ठीक है, यहां से यहां तक जाने पर क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जाने पर क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी दोबारा से क्या बढ़ती जा रही है घटती हुई जा रही है, और फिर यहां से यहां तक जाने पर क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है। बोलो हो रहा नहीं हो रहा। तो आप क्या देख रहे हो कि जब पार्टिकल एक, ठीक है, जब आपका जो एसएचएम करता हुआ पार्टिकल एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है, एक दोलन पूरा करता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो क्या होता है बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम और फिर मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी का एक ऑसिलेशन तो हो गया, फिर इधर देखो फिर क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और फिर मैक्सिमम, तो एक ऑसिलेशन हो गया। तो एसएचएम पार्टिकल तो एक ही ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी ऑसिलेट कर रही है अभी 2 बार। तो अगर एसएचएम पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है f है,
तो काइनेटिक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2f। अब यही चीज आप किसके लिए देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आप जब बेटा ग्राफ से पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली पोजीशन पर 0, तो आप यहां कह सकते हो यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है 0, यहां पे यू क्या आपकी मैक्सिमम। इस तरीके से यहां पर यू क्या हो गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यू की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इधर देखो बेटा यहां से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यहां से यहां जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, ठीक है। यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, और यहां से यहां तक आने पर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। तो वही चीज आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए देख सकते हो कि जब एसएचएम पार्टिकल जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो जब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो पोटेंशियल जब मिनिमम मैक्सिमम फिर मिनिमम, एक ऑसिलेशन यहां पे फिर दोबारा बेटा यहां पे मिनिमम मैक्सिमम और फिर दोबारा वापस मिनिमम। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के भी कितने ऑसिलेशन हुए 2, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर एसएचएम करते हुए पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2f होगी। ये सब चीज आप अपने वर्डों में लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका एसएचएम करते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड, ठीक है। तो बेटा एसएचएम करते पार्टिकल टाइम पीरियड निकालते हैं। अब आप बता कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल में फोर्स क्या होता है, इक्वल टू माइनस kx। सो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए इक्वल टू माइनस kx। सो ए इक्वल टू क्या होगा माइनस ky m into x, and this implied a equal to this ky m is equal to omega square minus omega square x. So this is equation 1 and this is equation 2. So from equation 1 and 2 omega square equal to क्या आपका ky m। so omega क्या होती है, तो omega equal to root ky m, और omega क्या होता है 2 pi y कैपिटल T equal to root ky m। so this imply T equal to क्या होगा आपका 2 pi root m by k। so this is the time period for a particle performing SHM, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर अब हम बहुत से केस करेंगे, बहुत से क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इफेक्टिव लिख लेता हूँ। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट, m बाई k इक्विवेलेंट। तो आप ठीक है ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे k लिख लगाओ k इक्विवेलेंट, ये एसएचएम करते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड। तो अब तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की मेन कंडीशन क्या है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। मतलब जो एक्सीलरेशन होना चाहिए बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लेके आएंगे किसी भी क्वेश्चन में जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और इस वाली इक्वेशन को ड्राइव करने के बाद x के प्रोपोर्शनल जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को किसके इक्वल मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल मानेंगे, और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल मानकर फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको इस तरह से यहाँ पर मैंने ओमेगा स्क्वायर के वाई है तो वहां पर जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी उसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वेट करेंगे और वहां से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। अब टाइम पीरियड निकालते कैसे किसी भी सिस्टम का, तो उसके कुछ स्टेप है बेटा। कोई भी क्वेश्चन आए आपका टाइम पीरियड का, ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर एसएचएम करते हुए पार्टिकल का हमें टाइम पीरियड निकालना पड़े तो उसके लिए कुछ स्टेप हमें फॉलो करने हैं, और उन स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं, जो इनके बेसिक मेथड होता है। फिर कुछ बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी होती है जिन्हें अगर हम अपने बेसिक मेथड से सॉल्व करते तो काफी कठिन हो जाती है। तो उन प्रॉब्लमों को आसानी से सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दूंगा। तो यहां तक ये चीज नोट करें। हाँ जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से जुड़े हुए इस ब्लॉक का हमें टाइम पर ज्ञात करना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े हुए ब्लॉक का दोलनकाल ज्ञात करना, ठीक है। तो ये ब्लॉक है एम निर्माण का जो किसी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, इसका हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। तो इसका टाइम पीरियड दोलनकाल
कैसे ज्ञात करेंगे उसका एक कुछ स्टेप है। तो बेटा जब भी आप किसी का भी टाइम पीरियड निकालो तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप है फाइंड मीन पोजीशन, मतलब माध्य स्थिति, ठीक। पहला स्टेप है मीन पोजीशन कैलकुलेट करना, माध्य स्थिति कैलकुलेट करना, ठीक है। और माध्य स्थिति पर जो भी फोर्स है उन्हें आपस में इक्वेट करना। अब जैसे अगर हम देखें तो माध्य स्थिति क्या होता है, मीन पोजीशन मतलब, तो इट मींस आप जानते हो, इट मींस वो पोजीशन बतानी जहां पर एफ नेट क्या हो, जीरो, जहां पर किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो वो होती है आपकी मीन पोजीशन। देखो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इसमें अपनी नेचुरल लेंथ है, इसमें अपनी नेचुरल लेंथ में। अब ये स्प्रिंग को ना तो दबाया गया ना ही खींचा गया, ये अपनी नेचुरल लेंथ में है। तो जब नेचुरल लेंथ में तो स्प्रिंग द्वारा इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कितना है, जीरो, ब्लॉक द्वारा स्प्रिंग में कितना, जीरो। तो बेटा यही क्या होगा, इसकी मीन पोजीशन होगा, यही क्या होगा, इसकी मीन पोजीशन होगा, ये वाला। तो पहला स्टेप अपना आ गया, पहला स्टेप क्या, फाइंड मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन में अगर फोर्स की एक वैल्यू है तो वो लिख लिए, और नहीं है तो एफ नेट आपकी जीरो गई। मीन पोजीशन क्या होगा, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, ये आपकी मीन पोजीशन होगी। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप क्या बेटा, ब्लॉक को जरा सा एक्स दूरी तक क्या करना, हमें डिस्प्लेस करना है, ठीक है। डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमें एक स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्प्लेस करना, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन वाली स्थिति से क्या करना है, एक्स डिस्प्लेस कर देना है। तो मैंने क्या किया, मीन पोजीशन निकाल ली, और मीन पोजीशन वाली स्थिति से इसको क्या किया मैंने, जरा सा एक्स दूरी तक इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। थर्ड सेकंड स्टेप आपका ये। सेकंड स्टेप करने के बाद थर्ड स्टेप क्या आपका, स्टेप थर्ड क्या, ड्रा एफबीडी, ड्रा एफबीडी, आपको फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना, ठीक है। एक्स डिस्प्लेस करने के बाद आपको उस बॉडी ऑब्जेक्ट क्या बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो बेटा जब मैं इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करूंगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहां तक अपनी नेचुरल लेंथ में था। अब मैंने इसको जरा सा एक्स डिस्टेंस क्या करते डिस्प्लेस कर दिया, ये ब्लॉक है, और ये इसकी मान लीजिए ये इसकी क्या, मीन नेचुरल लेंथ, ये इसकी नेचुरल लेंथ यहां से आ सकती है। अब यहां पे नेचुरल लेंथ क्या होगी, मीन पोजीशन। हर समय नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन होगी जरूरी नहीं है, तो बेटा मीन पोजीशन है, और यहां से मैंने क्या कर दिया, इस ब्लॉक को जरा सा एक्स दूरी तक क्या कर दिया बेटा, मैंने डिस्प्लेस कर दिया। अब आपको यहां पे क्या निकालना है, इसका एफबीडी। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो बेटा एफबीडी बनाऊंगा तो ये आपका ब्लॉक अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरह रखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी कैसे बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, ये ब्लॉक है एम, और एफबीडी में हमें केवल उसी डायरेक्शन के फोर्स दिखाने हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस आपने किया। तो मैंने बॉडी को किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मुझे केवल कौन सी डायरेक्शन के फोर्स दिखाने हैं एफबीडी बनाते समय, उसी डायरेक्शन के फोर्स दिखाने हैं जिस डायरेक्शन में मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगेगा, आप देखो स्प्रिंग में खिंचाव आने का, क्योंकि आपकी स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आ गई एक्स, जिससे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा कितना, kx, क्लियर, आपका ये kx, और तो कुछ नहीं है। अब ये स्टेप करने के बाद स्टेप 4 आपको फोर्स की इक्वेशन लिखना, ठीक है। स्टेप 4 क्या, आपको फोर्स की इक्वेशन। तो फोर्स की इक्वेशन क्या आ गई, एफ नेट इक्वल टू कितना आपका माइनस kx, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो जरा सा x था वो इधर था, और आपका फोर्स किधर है, इधर है। तो मैं कह रहा हूं डिस्प्लेस वाली ये वाला डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव, तो इधर वाली क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जस्ट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो इसलिए इसे क्या लिखेंगे, माइनस kx। अब एफ नेट क्या होता है आपका, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये इक्वेशन निकालने के बाद आपको एक इक्वेशन निकालनी है। तो आप देख रहे हो ए डायरेक्टली क्या है, एक्स है, तो और जब ए डायरेक्टली क्या होता है, एक्स के होता है, तो ये किसकी कंडीशन है, इट इज दी कंडीशन ऑफ एसएचएम, इट इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। तो ये आपकी एसएचएम की कंडीशन है, और फॉर एसएचएम के लिए क्या होता है कि एसएचएम के लिए क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एसएचएम
ए इक्वल टू क्या होता है 4s चाहिए। मैं बताऊं जब भी आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाले उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन किसके इक्वल पुट करें 4s a स्क्वायर क्या होगा a इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो दिस इंप्लाइड ऑन कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा आपका वही k बाई m। सो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया आपका रूट k बाई m। सो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल T इक्वल टू रूट k बाई m। तो यहां से t इक्वल टू क्या आएगा t इक्वल टू आपका आ गया 2 पाई रूट m बाई k। तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो मैंने इस ठीक है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग जोड़े ब्लॉक का टाइम पीरियड निकाला कितना है t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k। ठीक है यहां तक नोट कीजिए आप। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अभी हमने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से जुड़े ब्लॉक का टाइम पीरियड निकाला था। अब मान लीजिए आपका जो ब्लॉक हो वर्टिकल स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है तो अब हमें टाइम पीरियड निकालना किसका वर्टिकल स्प्रिंग से जुड़े हुए ब्लॉक का। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे देखो बेटा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अब वही स्टेप फॉलो करेंगे बेटा। यहां पर ना अब ये ब्लॉक जस्ट कनेक्ट है मतलब इस समय स्प्रिंग किसमें आपकी नेचुरल लेंथ में है। ठीक है ये नेचुरल लेंथ में है। ठीक है तो बेटा क्या अब पहला स्टेप क्या था कैलकुलेट मीन पोजीशन फाइंड मीन पोजीशन। क्या ये मीन पोजीशन है मीन पोजीशन क्या है जिस पोजीशन पर ब्लॉक पर लगने वाला बेटा क्या हो नेट फोर्स 0 हो। क्या ये मीन पोजीशन है ये ब्लॉक की मीन पोजीशन नहीं। यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। क्यों मीन पोजीशन क्यों नहीं है क्योंकि बेटा ब्लॉक पर इस समय क्या लग रहा होगा अभी आपका यहाँ पे ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा mg फोर्स लग रहा होगा नीचे को जबकि स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में तो स्प्रिंग इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो ये आपकी मीन पोजीशन नहीं है। तो पहला स्टेप क्या आपकी मीन पोजीशन कैलकुलेट करना। बेटा मीन पोजीशन क्या होगी तो देखो अब क्या होगा जैसे इस ब्लॉक को हम कनेक्ट करेंगे छोड़ेंगे तो छोड़ने के जस्ट बाद ये ब्लॉक एक ऐसी पोजीशन पर आएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ धीरे धीरे इसको मैंने छोड़ा ब्लॉक का समझो है तो धीरे धीरे मैं छोड़ूंगा तो ये ब्लॉक नीचे जाता जाएगा नीचे जाता जाएगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये ब्लॉक आके रुक जाएगा। तो इस पोजीशन में क्या होगा जो आपका ठीक है जो नीचे वाला फोर्स है और ऊपर वाला फोर्स वो क्या होगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होता है स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाती जाएगी। स्प्रिंग इस पर कब तक फोर्स लगाएगी जब तक ये ब्लॉक नीचे वाला फोर्स किसके इक्वल नहीं हो जाए ऊपर वाले फोर्स के इक्वल नहीं हो जाए। मैं धीरे धीरे इसके नीचे हाथ रखा हुआ है समझो और इसको धीरे धीरे नीचे ला रहा हूँ तो इस वाली स्थिति पर आके मेरा हाथ क्या होता है इससे अलग हो जाता है। आप इस तरीके से समझो ठीक है। तो ये इसकी क्या होगा ये इसकी मेन पोजीशन ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ठीक है नेचुरल लेंथ है और अब आपकी मेन पोजीशन क्या होगी ये होगी। ठीक है यहाँ पर आगे क्या हो गया मैंने कितना डिस्प्लेस हो गया ये नेचुरल लेंथ से x नॉट। ठीक है तो ये इसकी मेन पोजीशन है। अब मेन पोजीशन पर क्या होगा बेटा अब ठीक है मैंने कहा मेन पोजीशन पे क्या पहला स्टेप क्या मेन पोजीशन कैलकुलेट करना और आपको ठीक है उस पर फोर्स लिखना। तो इस केस में क्या बेटा एट मेन पोजीशन तो आप लिखेंगे एट मेन पोजीशन माध्य स्थिति पर। ठीक है मेन पोजीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति पर क्या बेटा ये आपका ब्लॉक है इस ब्लॉक पे नीचे की ओर धरती माता कितना फोर्स लगा रही होगी आपकी mg और ऊपर की कितना फोर्स लग रहा होगा इस पर k स्प्रिंग फोर्स kx नॉट। तो हियर mg इक्वल टू क्या होगा mg इक्वल टू क्या होगा kx। क्लियर। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा ब्लॉक को क्या करो ठीक है थर्ड स्टेप क्या है ब्लॉक को उसकी मेन पोजीशन से जरा सा x डिस्टेंस क्या करो डिस्प्लेस करो। अब मैंने क्या किया इस ब्लॉक को इसकी मेन पोजीशन से ठीक है ये इसकी मेन पोजीशन है इस ब्लॉक को मैंने क्या कर दिया ये इसकी नेचुरल लेंथ ये इसकी मेन पोजीशन से कितना खींचा हुआ पहले ही x नॉट। ठीक है और बेटा ध्यान रखना जो हम स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स में क्या लिखते हैं स्प्रिंग की लेंथ में लिखते हैं स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से कितना खिंचाव आ गया। तो नेचुरल लेंथ देखो नेचुरल लेंथ तो इतनी है नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितनी खिंच गई x नॉट तो इसलिए स्प्रिंग फोर्स कितना kx नॉट। ठीक है थर्ड स्टेप क्या है ठीक है मैंने क्या किया इस वाली पोजीशन से इसको जरा सा x क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया। x डिस्प्लेस करने के बाद ये यहां पर आ गया मान लीजिए ठीक है ये x हो गया। अब यहां पर थर्ड स्टेप अपना ये हो गया ब्लॉक का मेन पोजीशन से इसको मैंने क्या कर दिया x डिस्प्लेस कर दिया
अब अगला स्टेप क्या होता है, इस पोजीशन पर जब x डिस्प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, फोर्स की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर मैं इस ब्लॉक पर फोर्स की इक्वेशन लिखूं बेटा, तो फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, देखो ऊपर की कितना फोर्स होगा बोलो बच्चों, kx होगा या कुछ और होगा, kx नहीं होगा बेटा। एक्चुअल में x क्या होता है, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग की लेंथ में कितना एक्सटेंशन हो गया। तो नेचुरल लेंथ तो यहां तक है ना, तो नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, x प्लस x नॉट। तो आपको कितना स्प्रिंग फोर्स होगा, k x प्लस x नॉट, और नीचे की ओर कितना होगा बेटा, mg। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जिधर नीचे वाला डायरेक्शन में लेना पॉजिटिव, क्योंकि जिधर अपना डिस्प्लेसमेंट होगा उधर वाला डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की ओर, तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऊपर की क्या होगी आपकी, नेगेटिव। ठीक है, तो एफ नेट कितना आ गया बेटा, एफ नेट जब कितना हो गया, mg माइनस के ब्रैकेट में x प्लस x नॉट। सो यहां से क्या आ गया, mg माइनस के x नॉट, बट के एक्स नॉट किसके इक्वल है, के एक्स नॉट तो mg के इक्वल है। सो दिस इंप्लाई एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट इक्वल टू mg माइनस के एक्स mg। के एक्स नॉट जगह में mg लिख दिया, mg कैंसिल, तो एफ नेट कितना आ गया आपका, माइनस के एक्स। ठीक है, एफ नेट क्या होगा आपका, ma इक्वल टू माइनस के एक्स। तो a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के बाई m इंटू एम सी। तो सेम पहले से ही आ गया। अब 4, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपकी। अब यहां से क्या होगा, ठीक है, 4SHM के लिए क्या कंडीशन देखो, a डाल दी x है, तो अब बताओ 4SHM क्या होता, 4SHM a इक्वल टू क्या होता, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इक्वेशन 2। और तो ऑन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, k by m, एंड ऑन सॉल्विंग t इक्वल टू क्या होगा भाई, 2 पाई रूट क्या आता है, m by k। ठीक है, तो इस केस में भी टाइम पीरियड क्या होगा आपका, t इक्वल टू 2 पाई रूट m by k होगा। पहले वाले केस में यही था और इस वाले केस में भी यही है। तो अब इससे कॉन्सेप्ट निकलेगा, उससे पहले आप नोट करो तब बताऊंगा। हाँ बेटा, तो अगर हम देखें तो देखो हमने दो केस किए, क्षैतिज स्प्रिंग वाला और ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग वाला। तो क्षैतिज स्प्रिंग वाले केस में जब हमने टाइम पीरियड निकाला तो कितना है, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m by k। ठीक है, और जब इस वाले में हमने टाइम पीरियड निकाला कितना है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर m by k। ये आया, ठीक है ना। तो दोनों ही केसों में टाइम पीरियड क्या आ रहा है, के साथ सेम आ रहा है। देखो इस केस में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस केस में तो ब्लॉक पर mg फोर्स लग रहा है, बट यहाँ पर जो mg फोर्स इस पे लग रहा है, mg जो फोर्स लग रहा है, mg फोर्स वो कैसा, कांस्टेंट फोर्स है। कैसा कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली, तो जो टाइम पीरियड इसमें था वही टाइम पीरियड इसमें ऐसे चलता। तो इसका मतलब ये इससे एक कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना माइंड में, ध्यान सुनना कि कांस्टेंट, अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उस कांस्टेंट फोर्स को, यदि वो कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड पर कोई चेंज नहीं लाते, कांस्टेंट फोर्स के कारण स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो जो टाइम पीरियड यहां था वही टाइम पीरियड यहां पर, बोलो आया नहीं आया। तो ध्यान रखना कांस्टेंट फोर्स के कारण टाइम पीरियड में कभी कोई चेंज नहीं होता। अब देखो बेटा, अब मैं यही क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, यदि मान लीजिए आपका यही ब्लॉक है, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, आपसे पूछ रहे हैं बताओ इस केस में टाइम पीरियड क्या हुआ। तो आप हमें क्या यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला कि कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं करे। तो इस केस में भी टाइम पीरियड क्या होगा, वही होगा 2 पाई अंडर रूट m by